नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर हमारी सीटेट एग्जाम जो कि स्टार्ट हो चुकी है और उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों, प्रश्न उसी प्रकार से रहेंगे जिस प्रकार से 28-29 जो तारीख में पेपर हुए थे उनमें जिस प्रकार से पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे वही क्वेश्चन आपके लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर फिर से लेकर आए हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो है उनमें आप देखेंगे टॉपिक वही रहेगा, सिर्फ उसके क्वेश्चन बदले हुए रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो सबसे पहला प्रश्न इसमें आता है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है और निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण या प्रयोग करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कौन से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो यहां पर हमारे लिए जो उत्तर बनने वाला है वो बनेगा अवलोकन एवं अभिलेखन, इसी के साथ में अभिव्यक्ति और यहां पर हो जाता है विश्लेषण। जी हाँ, यहां पर ए, बी और सी। तो यहां पर ए बी सी के लिए हमारा जो उत्तर बनेगा इसमें वो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारा इसमें उत्तर होगा। इन संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, ऑप्शन फर्स्ट है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है। यहाँ पर अवलोकन, जांच सूची, सत्रीकारी या फिर है लिखित प्रश्न। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रेटिंग स्केल जो तकनीक होती है इसमें कौन सी तकनीक का उपयोग होता है रेटिंग स्केल में। तो यहां पर इसका उपयोग किया जाता है जांच सूची का, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसमें उत्तर। आगे काफी महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है और ये हमारे जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रश्न है, जिसमें प्रश्न है ताजमहल के पीले होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार है। यहाँ पर कारक जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, सल्फर है केवल, या नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कारक रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम SO2 भी कहते हैं। और ये जो कारक होता है ये सल्फर युक्त पदार्थों को जलाने से उत्पन्न होती है ये गैसें, और ये वायुमंडल में जाती है। वायुमंडल में जाकर के जब ये पानी के साथ में क्रिया करती है तो पानी के साथ में क्रिया करके ये सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, और वही अम्ल वर्षा के रूप में जब नीचे गिरता है तो ताजमहल का संक्षरण होता है, यानी कि उसका जो कलर है वो धीरे धीरे संगमरमर का कलर जो है वो पीला हो रहा है। तो इस प्रकार से अम्लीय वर्षा से संबंधित ये प्रश्न है और हमेशा प्रश्न इससे संबंधित पूछते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है ये है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। घर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिलों में जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। स्वयं पहली मंजिल पर भी रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है और इन्हें पेड़ों के मोटे तने से बनाया गया है। ये पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। तो देखिए, जहां पर इस प्रकार के घर हैं जो लकड़ी, चूने और पत्थर आदि के बनाए गए हैं, घर 2 मंजिल भी हैं और नीचे की मंजिल पर वो जानवरों को रखते हैं और जरूरत का सामान इकट्ठा रखते हैं और स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के घर जो है ये हमें देखने को मिलते हैं मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर इस प्रकार के घर जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये बर्फीले क्षेत्र है और यहाँ पर इस प्रकार के घर देखने को मिलते हैं जिसमें ये लोग नीचे की जो मंजिल होती है वहां पर अपनी जरूरत का सामान और अपने मवेशियों को बांधते हैं और ऊपर की मंजिल पर ये रहते हैं। तो दूसरा विकल्प जो होगा वो इसमें हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखें तो आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उल्लू से संबंधित प्रश्न आता है, कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी उसकी गर्दन से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं कि वो गर्दन को कितनी घुमा पाता है। तो देखिए, रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं ये खास करके जिन रंग में चीजों को देखते हैं तो ये काले और सफेद रंग में ही देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर।
केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है और इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो देखिए, हमें कारण देखना है, कौन से कारण यहाँ पर सही है, कितने कारण सही हैं। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, तो बिल्कुल ये कारक सही है। केचुआ जो होता है ये मृत पत्तियों, पौधों और कुछ कीटों को भी ये खाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहला जो हमारा विकल्प है सी में, ये हमारा इसमें सही मिल रहा है। आगे देखिए, तो केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो केचुए जो होते हैं ये खरपतवारों को खा लेते हैं, तो हमारे को फिर जो कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है, इन दवाइयों का प्रयोग ही नहीं करना पड़ता। मतलब केचुआ पूरी तरह से इन खरपतवारों को नहीं खा पाते हैं, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। इसमें मैं बात करें तो केचुए खेत को छिद्र युक्त बनाते हैं और जिससे जमीन हल्की होती है। तो ये इसमें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भी इसमें हमें ए वाला भी सही मिलता है और सी वाला भी सही है। केचुए जमीन को छिद्रयुक्त बनाते हैं जिससे जमीन हल्की हो जाती है। और अगला आता है यहाँ पर, केचुए के द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन में आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो ये भी इसमें सही है। तो ए सही, सी सही और डी इसमें सही है और बी इसमें यहाँ पर गलत है। तो अब इसके लिए हम विकल्प का चयन करें। तो विकल्प में देखें तो बी सी डी है, सी डी ए है और केवल ए सी है या फिर ए बी सी है। तो हमारा जो उत्तर था ए सही था, सी सही था, डी सही था। ये था यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 जो होगा वो इसमें सही होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। आदिवासी हजारों साल पहले कांसे यानी ब्रांज की चीजें बनाते आए हैं और आज भी हमारे घर में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से उस सही कथन का चयन हमें करना है। यह पीतल और तांबे का मिश्रण है, तांबे, जस्ता और एल्यूमिनियम का मिश्रण है, या फिर तांबे और टीन का मिश्रण है, या एल्यूमिनियम और यहाँ पर कॉपर की भांति एक तत्व है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये जो होगा तांबे और टीन का मिश्रण है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये तांबे यानी कि कॉपर और टीन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे देखिए, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ में उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो टेपियोका को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे अक्सर प्रश्न आता है टेपियोका किस क्षेत्र में, किस राज्य में खाया जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल। तो यहाँ पर उत्तर हमारा बन जाता है इस प्रश्न के लिए कि टेपियोका जो है ये खाया जाता है केरल में और इसके लिए विकल्प नंबर 4 होगा यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर। आगे देखिए, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से क्यों प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत में ठंडे रेगिस्तान कहाँ पर है। पहले तो हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि ठंडे रेगिस्तान आखिर हैं कहाँ पर। तो ठंडे रेगिस्तान किससे कहा जाता है, जो हमारा लेह लद्दाख वाला क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर ठंडा रेगिस्तान। तो ये मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है, या ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। ठंडे रेगिस्तान में ग्रीष्म और बेहद ठंडी सर्दियां होती है। तो देखिए, ठंडे रेगिस्तान जो आखिर हैं, तो निश्चित रूप से ये रेगिस्तान जो है हिमालय की वृष्टि छाया में रहते हैं। जैसे कोई भी आंधी तूफान आता है तो उस आंधी तूफान में हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा पानी का और दूसरी चीजों का उतना हम पर प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि पड़ता है पर इतना ज्यादा नहीं पड़ता है। जैसे बारिश होती है, हम किसी पेड़ के नीचे खड़े जाते हैं तो हम पानी में उतनी जोर से नहीं भीगेंगे जितने हम खुले स्थान पर भीगते हैं। तो ऐसे ही ये स्थान जो हैं ठंडे रेगिस्तान वाले, यहाँ पर हिमालय के नीचे यानी कि हिमालय के पास में ये स्थित होते हैं। तो बाहर का जो मानसून होता है वो कहीं ना कहीं उसका असर जो है, इतना प्रभाव यहाँ पर नहीं डाल पाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित राज्यों में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर पर है। तो अरब सागर और हिंद महासागर, ये सागर जो हैं इनमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि कौन कौन से राज्य किस सागर की ओर पड़ते हैं। यहाँ पर तो हमसे पूछा गया है अरब सागर की ओर स्थित कौन कौन से समुद्र तट हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, या फिर केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है कर्नाटक, केरल और गुजरात। ये जो
राज्य हैं, तटीय क्षेत्र हैं, ये पड़ेंगे हमारे अरब सागर पर। यहाँ पर आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड की कहाँ स्थिति है? पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, या फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिम में? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि झारखंड जो है वो किस और कहाँ पर स्थिति है। तो ये झारखंड जो है ये हम देखेंगे तो उड़ीसा के उत्तर में यहाँ पर हमारे मानचित्र में इसकी स्थिति दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड उत्तर होगा। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है मोम, ग्रीस, कोयला, डीजल। तो यहाँ पर देखिए ये कोयला जो है पेट्रोलियम पदार्थ तो है, पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन करते हैं तो उसके जब प्रभाजी आसवन किया जाता है और प्रभाजी आसवन में अलग अलग टेम्परेचर पर मोम, ग्रीस और डीजल, केरोसिन आदि को प्राप्त करते हैं तो उसमें हमें कोयला नहीं मिलता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न जो है ये पूछा गया है ना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कोयला। यहाँ पर पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होगा। और हमें समझना है कि ये प्रश्न किस प्रकार से प्राप्त करने की बात कर रहा है। तो ये प्रभाजी आसवन से प्राप्त करने की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें या नहीं है, गैसें हैं सॉरी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो सभी गैसें होती है उपरोक्त सभी प्रकार की, ये सभी गैसें ही यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें रहेंगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें यहाँ पर उत्तर होगा। गोलकोंडा का किला किसने बनवाया? तो गोलकोंडा का किला यहाँ पर किसने बनवाया? चालुक्य राजवंश है, काकतीय राजवंश है, पल्लव राजवंश या फिर चोल राजवंश। तो इस किले का निर्माण करने वाला राजवंश यहाँ पर रहेगा काकतीय राजवंश, जिसने इस गोलकोंडा के किले को बनवाया है। आगे देखिए, 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा गया वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर घनत्व का सूत्र लगाते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान बटा आयतन का हम जब सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हम द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। घनत्व हमारे पास में है यहाँ पर 15 ग्राम प्रति ml, और द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर आयतन जो है वो हमें दे रखा है, तो ये दे रखा है 3। तो इसका द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं 15 गुणित 3। तो यहाँ पर उत्तर मिल जाता है हमारे पास में द्रव्यमान उसका 45 ग्राम। तो उत्तर निकल के आ जाएगा 45 ग्राम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। अब देखिए कभी कभी यहाँ पर हमें द्रव्यमान दे दिया जाता है और आयतन पूछ लेते हैं, या फिर आयतन दे देते हैं, द्रव्यमान दे देते हैं तो घनत्व पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसमें संबंध पता होना चाहिए और इस प्रकार से हम उत्तर को निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार, द्रव्यमान। तो इसमें जो अदिश राशि होगी वो होगी यहाँ पर द्रव्यमान। और द्रव्यमान एक ऐसी राशि है, अदिश राशि, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर द्रव्यमान हमारा उत्तर होगा। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती है कहलाती है। तो देखिए जब प्रकाश किरण गुजर ही नहीं सकती है तो वस्तु अपारदर्शी होगी। यहाँ पर पारभासी, पारदर्शी, उत्तल, अपारदर्शी। तो निश्चित रूप से अपारदर्शी होगी। जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, तो इसमें से प्रकाश किरणें नहीं गुजर सकती, तो ये अपारदर्शी वस्तुएं हो जाई थी। आगे देखिए कि विलय का विघटन दर, एक विलय का विघटन दर रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। तो देखिए विलय का विघटन दर मतलब उसके अपघटन की जो दर होगी, उसके टूटने की जो दर होगी, वो कौन से कारक पर निर्भर करेगी? तापमान, सतह क्षेत्र, भार या फिर दाब पर? तो वो सतह क्षेत्र पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, या बच्चों को पौधे के अपनाने के लिए पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभय ने अपने छात्र से उन बीमारियों पर समूहों में सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनके पड़ाव से
के कुछ लोग पीड़ित थे। मतलब शिक्षक ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर एक समूह में सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे, और पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो हमें उस कथन को देखना है जो प्रासंगिक यहाँ पर नहीं रहेगा। इनसे बच्चा को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर बच्चा जो है वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिल रही है, और इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया है। थर्ड है समुदाय, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलती है जिनसे वे पीड़ित है। और फोर्थ है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं रहेगा। चलिए आगे देखिए, भारत के में किस स्थान या किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने की प्रथा है? तो स्थानांतरित खेती कहाँ की जाती? दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र? तो उत्तर हो जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर इस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि करने की प्रथा है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण है और अधिगम संसाधन है क्योंकि, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, उनके पास समय है या फिर वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है या सस्ता और सुलभ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक परिस्थितियों के साथ में सीखने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा विकल्प होगा यहाँ पर हमारे लिए उत्तर, क्योंकि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है और हम समुदाय से विभिन्न परिस्थितियों में सीखते हैं और समुदाय हमें वो अवसर भी देता है। आगे देखिए, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर से जीवन जोड़ने से और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसको समृद्ध करने का जो तात्पर्य होगा वो क्या होगा? वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, समग्र विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा पर्यावरण होता है उसमें सिर्फ हम कक्षा के अंदर रहकर ही नहीं बल्कि हम कक्षा से बाहर जाकर भी हमारे ईवीएस शिक्षण अधिगम को सीख सकते हैं, और इसका जो उद्देश्य है इसको समृद्ध करने का उद्देश्य होगा कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न आता है, कक्षा 3 के छात्र को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या फिर परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए, या फिर परिवार की परिभाषा गलत है? तो देखिए, यहाँ पर शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नजर नहीं आ रहा है और दूसरा विकल्प होगा इसमें उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? तो यहाँ पर चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी प्रकार की गतिविधियां जो हैं वो ईवीएस की कक्षा में होने वाली गतिविधियों में शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर उत्तर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत है, विषयगत है, समावेशी है या उपरोक्त सभी प्रकार का है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बिल्कुल उपरोक्त सभी प्रकार का। ऑप्शन नंबर 4 होगा उत्तर। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। दूसरा है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प को प्रदान करने की आवश्यकता है। थर्ड है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है और फोर्थ है कि यह एक अवैध कार्य है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को यहाँ पर जागरूक कर सकते हैं।
आगे देखिए, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं और जो अब सूख गए हैं, हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारणों को चुनिए। वो कारण कौन कौन से हैं जिनके कारण कुएं जो हैं वो सूख चुके हैं? तो देखिए, यहाँ पर उन कारणों की हम बात करेंगे। तो जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वो वहां नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि अब वो वहां पर नहीं हो। दूसरा है, पेड़ों और कुओं के आसपास का क्षेत्र, जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। मतलब जो जमीनी है उसको पक्का बना दिया गया है, उस पर जैसे कंक्रीट कर दिया गया है, सड़कें बना दी गई है, तो उस वजह से पानी कुओं में कम रिसेगा और बहकर जल्दी निकल जाएगा जमीन को पक्का करने से। तो यहाँ पर कारण बी भी इसके लिए जिम्मेदार है। कुओं का उपयोग कोई नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी है। तो ऐसा नहीं है कुओं का उपयोग हर कोई नहीं करता, तो कुओं का उपयोग आज भी करते हैं, है ना। और डी है, यहाँ पर पानी को खींचने के लिए कोई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं। तो बिल्कुल कुओं में पानी की कमी के कारण ये भी है कि बहुत सारे मोटर पंप जो हैं वो आज भी लगाए गए हैं, मतलब वो चल रहे हैं, उनके कारण से भी पानी का लेवल जो है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर वो सभी कारण जो है उनके सूखने के, वो यहाँ पर रहेंगे ए, बी और डी के रूप में। और ए, बी, डी के रूप में यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण अध्ययन में कल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और समाज विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, या शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, या पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है? और सीबीएसई ने पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। आबू धाबी, बर्लिन है, थिम्पू है या काबुल है? तो ये रेत के टीले या रेत के पहाड़ जो हैं ये देखने को मिलते हैं हमें आबू धाबी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश में मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए उप विषयों की तुलना में थीम पर आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, और पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर थीम का जो जोड़ने का कारण है वो है बच्चों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए हैं और अंतर संबंधित समझ के विकसित के लिए इन्हें प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? आवाज से हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन। तो यहां पर देखिए, काम और खेल जो है वो इन 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। बाकी आवाज से भोजन है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये उन थीमों में है शामिल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1-2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा 1-2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन गणित के माध्यम से होता है। फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन की ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों को ज्ञान को शिक्षकों से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, या बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो यहाँ पर केवल डी, या फिर हमारा केवल ए और डी, या फिर ए और सी, डी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी के रूप में। चलिए
जिसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी होगी। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा से बाहर सीखा जाएगा और बच्चों को स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से संबंधित करना। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी होगी? तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का पठन है, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किस्से, कहानियां। तो हमारा उत्तर होगा किस्से कहानियों के माध्यम से बच्चों को आसानी से जोड़ा जा सकता है और ये प्रभावशाली युक्ति भी रहेगी। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है या पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश से खोजने का अवसर देता है? पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन भाषाओं और परिभाषाओं पर बल देता है, ये इसमें सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा ये इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्न चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य रिक्त स्थान है, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, डी बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो देखिए यहां पर हमसे प्रश्न क्या कह रहा है, क्रियाकलाप प्रश्न चर्चाओं को संचालन करने का जो उद्देश्य है वो हमें इसमें ढूंढना है। तो इसका बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन या खोजने का अवसर, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर या बच्चों में सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो देखिए विभेद करने वाला जो है ये तो सरासर है नहीं। तो अब इसमें बचता है ए, बी और सी, और यही हमारा उत्तर होगा ए, बी, सी के रूप में। तो ए, बी, सी के रूप में है हमारा विकल्प नंबर 3। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, और सी है यहाँ पर शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, बच्चों के सौंदर्यगत और मनोगामक कौशल का विकास करेगा। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के अलावा अन्य स्रोत की मदद लेने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जाए? तो यहाँ पर हमारे सामने जो विकल्प हैं इसमें हम कह सकते हैं कि विकल्प भी जो है यहाँ पर होगा, सी होगा, पृष्ठभूमि जानने का अवसर देगा, और डी भी होगा। देखिए पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, है ना? तो यहाँ पर इनके लिए प्रोत्साहित इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये बी, सी, डी के रूप में हमारे विकल्प रहेंगे, और इसके लिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय के प्रति सरोकार। तो यहाँ पर याद करना मतलब रटने वाली जो चीज है ये संकेतक के रूप में नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए, और स्व आकलन है। सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या सी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये सीखने के समान आकलन होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? एक शिक्षक बच्चों को समूह बनाकर उनके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों से समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों की सामाजिक अंतर्क्रिया में सुधार करता है, या फिर समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है? और डी है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो यहां पर हम कह सकते हैं सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और बच्चों की सामाजिक अंतर्क्रिया में सुधार करता है। तो ए और बी जो होगा वो हमारा यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए, इसके लिए विकल्प नंबर 4 यहां पर उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का कौन सा उद्देश्य नहीं होगा?
पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, तो बिल्कुल इसका उद्देश्य रहता है बच्चों अपने स्वयं अपने हाथ से कार्य करने, खोजने, क्रियाकलापों को जोड़ना, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों में जिज्ञासु सृजनात्मकता का पोषण करना। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को पाठ्यपुस्तक परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, या उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, या शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहां पर हमारा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ईवीएस पाठ्यपुस्तक में अध्यायों की कम संख्या, अवबोध का भार कम करने की जरूरत है, या ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है, या फिर स्कूल बैग का वजन कम करने की जरूरत है? तो देखिए यहाँ पर बोझ के बिना सीखना, तो बोझ के बिना सीखने का यहाँ पर जो मतलब होता है वो होता है अबोध भार को कम करने की जरूरत है। चलिए ऑप्शन सेकेंड, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सीखने में सक्षम बनाना, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना, वर्कलोड कम करना, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर इस प्रश्न के लिए बनेगा, वो बनेगा सहयोग के मूल्यों को लागू करने के साथ एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने के लिए सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर सेकेंड। बाला का पूरा रूप क्या है? तो बाला का पूरा रूप यहाँ पर क्या रहेगा? अधिगम सहायक रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, या मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा अधिगम के रूप में अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, जिसे हम बाला का पूर्ण रूप कहते हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड, है ना? तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर उत्तर होगा। वैकल्पिक रूपरेखा का क्या अर्थ है? विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा आयोजित विचार है, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों के द्वारा अर्जित किए जाते हैं, और विभिन्न भौतिक घटनाओं का पुस्तकी स्पष्टीकरण। तो वैकल्पिक रूपरेखा का यहाँ पर अर्थ जो रहेगा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत और स्पष्टीकरण से अलग है। ऑप्शन फर्स्ट होगा उत्तर। अगला प्रश्न आता है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक रिक्त स्थान है। वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है, मिथक है। तो ये एक तरह से मिथक है, मतलब कि गलत ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। आगे देखिए, भारत बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर में गोवा की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पर हमें बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति मानचित्र में क्या रहती है? तो पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और पूर्व और पश्चिम। तो देखिए यहाँ पर बिहार के सापेक्ष हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो होगा ये उत्तर पश्चिम में होगा, और इसके सापेक्ष गोवा की बात करेंगे तो गोवा दक्षिण पश्चिम में होगा। तो इस प्रकार से बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति होगी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी गति से होगी? तो यहाँ पर धीमी गति से कैसे होगी? सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह का क्षेत्रफल घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह का क्षेत्रफल और तापमान दोनों में कमी, सतह का क्षेत्रफल और तापमान दोनों में वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कब सबसे धीमी गति से होगी? तो देखिए वाष्पीकरण, जैसे हम कपड़े होते हैं, कपड़ों को जब हम सुखाते हैं और यदि हम उन्हें ऐसे इकट्ठे ही टांग देंगे धूप में तो वो देरी से सूखेंगे, पर हम फैला करके उनको डालेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि हम उनका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, उनका सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं,
है ना। और धूप भी तेज रही, गर्मी के दिन में जल्दी सूखते, ठंड के दिन में धीमी गति से, बरसात में बहुत धीमी गति से। सतह का क्षेत्रफल और तापमान दोनों में कमी, ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल भी कम करना पड़ेगा और तापमान भी कम करना पड़ेगा। मतलब कपड़ों को यदि हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण जल्दी हो सकता है, तापमान में वृद्धि होगी तो भी जल्दी होगा, है ना। तो दोनों चीजों में कमी करने के लिए हमारा विकल्प 3 यहाँ पर, विकल्प नंबर 3 यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण से संबंधित जो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।